अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 4 के MCQs करने हैं। और सबसे पहला MCQ जो आपको चैप्टर 4 में दिया गया है, इट सेज दैट यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैम्प एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली फोर फोर्सेस एक्ट ऑन द क्रेट, विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क पूछा है, यानी वर्क डन जो है, जो जिसमें कहीं वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट डजेंट रियली मैटर। वर्क आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए जो भी वर्क आप फाइंड आउट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी क्रेट है जो कि डाउन अ रैम्प जा रही है, इस तरीके से कोई रैम्प है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई क्रेट है लाइक दिस, तो अगर ये डाउन द रैम्प जा रही होगी, यानी ये अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी जो कि नॉर्मल होगी, या नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स जिसे कहते हैं, इसे मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। एक फोर्स होती है जो कि इसके ऊपर एक डाउनवर्ड्स फोर्स यानी वेट अप्लाई हो रहा होगा, और इस वेट की वजह से इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर आप इस वेट को ब्रेक कर देते हैं बेसिकली। एक इसका कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और जिसके ऑपोजिट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है, और रिजल्टेंट फोर्स और इस डाउनवर्ड्स फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और दूसरा जो है वो जो इसका कंपोनेंट होता है वो इस डायरेक्शन के अंदर होता है एक्चुअली, जो इसे डाउनवर्ड्स लेके जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि इसके ऊपर जाहिर सी बात है, अगर ये मेरे पास ब्लॉक इस रैम्प के ऊपर मूव कर रहा है, तो इस रैम्प के ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी होगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिसका मैग्नीट्यूड इधर एक्सर्ट हो रहा होगा वो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी। क्योंकि एक्चुअली एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है जो आप अलग से इसे पुल करें, एक फोर्स एक्ट करिए जो कि वेट की वजह से इसे जो डाउनवर्ड्स लेके जा रही है इस मास को। लेकिन इन दोनों फोर्सेस को काउंटर करने के लिए एक फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इन दोनों को काउंटर कर रही है, और एज अ रिजल्ट आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही। और अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब कि जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये ऊपर की तरफ जाते हुए जो फोर्स है ये वाली, दिस इज बैलेंसिंग आउट the component of weight that is bringing it downwards, and the force that you are applying externally on this mass. तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इधर फोर्स एक्ट कर रही है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट फोर्स, जो यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है। नेक्स्ट वन, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज़ के एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज़ 3 times k। तो फोर्स कांस्टेंट है किसी वायर का, आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं कि एक वायर का कांस्टेंट k है और दूसरी का 3k है। सो आई विल जस्ट मार्क दीज टू क्वांटिटीज़ हियर। तो ये मुझे कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, इफ़ वर्क डन आर W1 एंड W2, तो इन्होंने वर्क डन के बारे में बता दिया कि W1 और W2 है। देन अब इन्होंने आपको कुछ ऑप्शंस दे दी हैं कि जो वर्क 1 और वर्क डन 2 है, इन दोनों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ क्या होगा। तो वर्क डन 2 इज़ इक्वल्स टू वर्क डन 1, और वर्क डन 2 इज़ इक्वल्स टू 9 times वर्क डन 1, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने और आपको ऑप्शंस देती हैं। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर एक सिंपल थ्योरी अप्लाई करनी है कि आपके पास दिस वाज जस्ट द वर्किंग फॉर क्वेश्चन 1, दिस इज़ फॉर क्वेश्चन 2 दैट आई एम डूइंग हियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने करना ये कि इन्होंने आपको कहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दोनों स्प्रिंग्स का अलग अलग है। चलो ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, हम कहते हैं कि जो वर्क डन 1 होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग 1, और स्प्रिंग 1 का जो वर्क डन होगा वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। सो इट वुड बी इक्वल्स टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग 1, ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स k टाइम्स x स्क्वायर्ड। ये इक्वेशन आपने पहले पढ़ी हुई है। तो ये इक्वेशन होती है फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके थ्रू फाइंड की जाती है। इसके अंदर अगर मेरे पास सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा तब तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, लेकिन अगर मैं वर्क डन ऑन द स्प्रिंग 2 अगर मैं निकालना चाहूँ, देन दैट वुड बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, अब मेरे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 times k है, तो मैं इधर k की जगह पे इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा 3k फॉर द स्प्रिंग
2। पहले स्प्रिंग के लिए तो सिर्फ k होगा, दूसरे स्प्रिंग के लिए वो 3k है। इन्होंने मुझे जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ रख रहे हैं इधर. सो दिस टाइम्स x स्क्वायर्ड एंड दिस विल बिकम 3 टाइम्स 1/2 k x स्क्वायर्ड. ठीक है, तो यानी इससे मुझे पता ये लगा कि अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को 3 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो मेरे पास जो वर्क डन है, मतलब अगर मैं इसे 3 टाइम्स कर देता हूँ तो मेरे पास जो वर्क डन है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द वर्क डन ऑफ दिस W1. तो मैं इसे कहता हूँ दैट दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द वर्क डन 1. और ये कौन सा वर्क डन था? दिस वॉज वर्क डन 2. सो वर्क डन 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वर्क डन 1. अब देखते हैं यहाँ पर कोई ऐसी इक्वेशन है. हाँ, मेरे पास जो ऑप्शन डी है ये मुझे बता रहा है दैट वर्क डन 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वर्क डन 1. तो मैं इसे मार्क कर दूंगा. नेक्स्ट वन. Escape velocity on the surface of the earth is 11.2 kilometers per second. If the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth becomes half the escape velocity is. अब इन्होंने कहा हुआ है कि दो चीज़ें हुई हैं. सबसे पहली चीज़ ये कि अर्थ का जो मास है उसे 2 टाइम्स कर दिया गया है. ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज टू ट्वाइस. और दूसरी चीज़ जो है वो इन्होंने मुझे कही है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग. और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ द एस्केप हाफ. तो सो द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ. अब ये दो चीज़ें इन्होंने की हैं. और इसके अलावा इन्होंने मुझे बताया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ दिस मच. तो एस्केप वेलोसिटी इस वक्त ये वैल्यू रख रही है. आपने ये बताना है दैट द एस्केप वेलोसिटी इज़, अगर हम ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं, अगर हम अर्थ का मास ट्वाइस कर देते हैं और रेडियस को हाफ कर देते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास एस्केप वेलोसिटी इनमें से कौन सी वैल्यू रख रही होगी? ठीक है, 5.6, 11.2, 22.4 या 33.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड. अच्छा, इसे फाइंड करने के लिए हमें सिंपली एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो आई विल डू दिस वर्किंग हियर. अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी इज v escape is equals to the square root of 2 times the gravitational field, the gravitational constant times the mass divided by r. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसमें मुझे बस वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है इसकी. तो सबसे पहले मेरे पास v escape is equals to this thing है. तो मैं इसके अंदर v escape is equals to 2 times g. अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरे पास जो है ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं उसके अंदर मेरे पास मास चॉइस हो गया. यानी अब मैं इस मास की जगह पुट करूँगा 2 टाइम्स द मास और इस रेडियस की जगह पे मैं पुट करूँगा हाफ ऑफ द रेडियस. ठीक है, रेडियस इज बिकमिंग हाफ नाउ. और मैं कहूँगा कि मेरे पास कोई नई एस्केप वेलोसिटी है जिसे मैं v डैश से रिप्रेजेंट कर दूँगा. ठीक है, आई पुट अ डैश ओवर हियर. सो दिस बिकम्स 2 times g times 2 times m upon half of the radius square root. This would be equals to escape velocity v escape dash is going to be equals to, the new escape velocity is going to be equals to 2 times 2 becomes 4. So 4 divided by half times g, और आई विल जस्ट कीप इट एज, मैं इसे ऐसे करता हूँ कि मैं इन क्वांटिटीज़ को ना, कुछ क्वांटिटीज़ को मैं थोड़ा सा अलग इधर रख लेता हूँ. ठीक है, लेट्स टेक देम सेपरेटली, ताकि मेरे पास जो ये पार्ट है दिस बिकम्स इक्वल्स टू द प्रीवियस वन. ठीक है, और मैं सिर्फ 2 और ये हाफ को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ. ओके, उसका रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. सो 2 डिवाइड बाय जस्ट हाफ and I will just put this whole thing in the square root. और अब मेरे पास जो बाकी क्वांटिटी होगी that will be 2 times g times m upon r. 2 times g times m upon r. So v dash
escape, so the escape velocity is going to be equals to 2 divided by half will just become 4. ठीक है, आपने अगर इसकी अलग से कैलकुलेशन करनी है तो मैं फिर भी आपको एक करके दिखा देता हूँ कि 2 डिवाइड बाय हाफ का जो मतलब होगा दैट विल सिंपली बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास बन जाएगा 4 एट द एंड. सो 4 टाइम्स 2gm upon r. So v dash escape is going to be equals to the square root applied on 4 separately and the square root applied on this 2gm upon r separately. अब मेरे पास ये v escape जो escape velocity होगी that will become square root of 4 is 2 times square root of 2gm upon r. और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r क्या था, ये हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था दैट इज द एस्केप वेलोसिटी, द ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी. सो द न्यू एस्केप वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स द प्रीवियस एस्केप वेलोसिटी. अब देखते हैं क्या ऐसा कोई अब इसके अंदर क्या मैं कोई वैल्यूज़ वगैरह यूज़ कर सकता हूँ. चलो ठीक है, इन्होंने मुझे बता दिया कि अब मुझे इससे पता लग गया कि मेरे पास जो नई एस्केप वेलोसिटी है इट इज़ 2 टाइम्स द ओल्डर एस्केप वेलोसिटी. तो अब मेरे लिए काम काफ़ी आसान हो गया. मुझे क्या करना है, मैं कहूँगा कि मैं इसके अंदर पुरानी वाली जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अगर मैं इधर क्वेश्चन को देखूँ वापस तो क्वेश्चन के अंदर जो पुरानी एस्केप वेलोसिटी है दैट इज़ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड. तो मैं इस 11.2 को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ और मैं इसके थ्रू इसकी एक वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. सो दिस विल बिकम्स 2 टाइम्स 11.2 and that would be 22.4 kilometers per second. तो मेरे पास इसका जो आंसर है that is 22.4 kilometers per second. तो मैं इस आंसर को मार्क कर दूंगा. Then coming to the next question. An example of non-conservative force is electric force. तो एक एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स. या इसकी मतलब बेसिकली इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या नॉन कंजर्वेटिव होती है? नहीं. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. आप जिस भी पाथ से जो है वो दूर जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको उतनी अप्लाई करनी पड़ेगी. ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी पाथ मैटर नहीं करता. इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी पाथ मैटर नहीं करता. कुछ केसेस के अंदर होता है कि पाथ मैटर करता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस पाथ मैटर नहीं करता. अगली चीज़ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर पाथ मैटर करता है हमेशा. तो इस वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नहीं है. नेक्स्ट वन. When the speed of your car is doubled, by what factor does its kinetic energy increase? अगर स्पीड ऑफ कार को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? अब ये काफ़ी सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक सा है. मैं इसे यहाँ पर शो कर देता हूँ. अगर मेरे पास ये क्वेश्चन 5 के लिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ओके. तो मेरे पास अगर स्पीड ऑफ द कार में डबल कर दी जाए, अगर मैं कहता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी जो पुरानी वाली है दैट इज़ जस्ट हाफ mv². और जो नई काइनेटिक एनर्जी है गाड़ी की, अगर मैंने उसे डबल कर दी, अगर मैंने उसके अंदर वेलोसिटी को डबल कर दिया, सो दैट विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स 2 टाइम्स v होल स्क्वायर. तो ये नई वेलोसिटी जो है वो पिछली वेलोसिटी के ट्वाइस है. इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ दैन दिस बिकम्स हाफ m और v². और मेरे पास ये 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा, सो दिस विल बी 4. तो मैं इस 4 को बाहर लिख देता हूँ बस. एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ mv² और पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही थी. दिस इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी डैश, मैं ऐसे कह सकता हूँ. सो दिस न्यू काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स द ओल्डर काइनेटिक एनर्जी. तो मैं इधर कह दूँगा कि मेरे पास जो नई काइनेटिक एनर्जी है, सो बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. तो मैं इसके अंदर इसका ऑप्शन मार्क कर दूंगा एज ऑप्शन सी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई.
इस तरीके से अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने कहा हुआ है दैट 1 horsepower इज़ गिवन बाय, अब ये जो है वो रिमेंबरिंग का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 746 वॉट होती है, आपने बस उसे मार्क कर देना है। दिस इज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, वर्क इज़ said to be negative when when F and D are parallel, anti-parallel, perpendicular और at 45 degrees। वर्क कब नेगेटिव होता है? इसकी थ्योरी बेसिक्स ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, सो दिस जस्ट द वर्किंग फॉर दिस जस्ट सम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन 7। तो लेट्स से अगर मेरे पास ये मास है, इस मास के ऊपर अगर मेरे पास अलग अलग किस्म के वर्क डन हो रहे हैं, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर अगर इस मास के ऊपर मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जो कि टुवर्ड्स द राइट साइड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट ही है, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टुवर्ड्स राइट है। अगर दोनों क्वांटिटीज़ टुवर्ड्स राइट होंगी या दोनों क्वांटिटीज़ पैरेलल होंगी तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वर्क डन इज़ बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, so it depends upon cosine theta। तो cosine theta की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है यानी 1 होती है जब दोनों पैरेलल होंगे या दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 इट इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम। दूसरा केस क्या होता है, अगर मेरे पास ये दोनों मास और जो फोर्स हैं अगर ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से वो इस डायरेक्शन में हो रही है किसी मास की, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरे पास मैं कहूँगा कि मेरे पास वर्क डन इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू एफ टाइम्स डी टाइम्स कोसाइन ऑफ 0, कोसाइन ऑफ 90। कोसाइन ऑफ 90 क्या होता है, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0। तो मेरे पास इस केस के अंदर जो वर्क डन आएगा दैट वुड बी 0 ओवरऑल, अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास अगर मास और फोर्स के बीच में जो एंगल है, अगर मैं कहता हूँ कि एंगल इट इज़ हैविंग सम मिडल वैल्यू, ठीक है, इट्स हैविंग सम मिडल काइंड ऑफ एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज़ के ऊपर अगर मेरे पास फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो यहाँ अगर मेरे पास यूजुअली जो केस होता है वो यूजुअली कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप ट्रॉली के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे होगे और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही होगी, ठीक है। लेट से अगर ये मास कोई ट्रॉली है तो इस तरफ मूव कर रही होगी जैसे जैसे आप फोर्स इसके ऊपर इस तरफ अप्लाई करते रहोगे कंटिन्यूसली। अब इस केस के अंदर क्या होगा, मेरे पास क्योंकि जो एंगल है वो 45 डिग्रीज़ है, तो 45 डिग्रीज़ के ऊपर जो वैल्यू आती है इट इज़ नॉट कोसाइन थीटा की जो आप वैल्यू निकालोगे यानी थीटा की वैल्यू एट 45 डिग्रीज़ इज़ नॉट 1, ठीक है, 1 नहीं होती लेकिन 0 भी नहीं होती, उनके बीच में एक वैल्यू होती है। तो आप कहोगे कि अगर मेरे पास ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका आंसर आप इजीली लिख दोगे दैट इट इज़ गोइंग टू बी वर्क डन इज़ गोइंग टू बी बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है इधर। सो इट इज़ गोइंग टू बी कोसाइन ऑफ 45, सो इट्स गोइंग टू बी √2/2, यानी मेरे पास एफ डी टाइम्स √2/2 इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेता हूँ, दैट वुड हेल्प मी अ बिट मोर। सो इट इज़ 0.70 टाइम्स 0.70 टाइम्स 707 टाइम्स एफ डी, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। सो इट्स नॉट गिविंग मी गिविंग मी द आंसर स्टिल, क्योंकि मेरे पास जो वर्ड डन है वो नेगेटिव नहीं आ रहा। नेगेटिव आने का केस क्या होता है, नेगेटिव आने का सिर्फ एक केस होता है कि जिसके अंदर आप कहते हो कि अगर आपके पास जो मास है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि राइट साइड की तरफ अप्लाई हो रही है, लेकिन मास जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह का केस यूजुअली तब आता है कि जब आपके पास कोई भी कार हो जिसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई हो रही हो, तो जो ब्रेक्स अप्लाई हो रही होंगी वो एक्चुअली एक फ़ोर्स होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स को आप इंक्रीज़ कर देंगे, तो फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही होगी लेकिन कार अभी भी लेफ़्ट साइड की तरफ ही जा रही होगी जब वो ब्रेक करे, जब उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई हो रही होंगी। सो आई कैन से कि मेरे पास जो वर्क डन है दैट इज़ नेगेटिव ओवर हियर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं
और एफ डी कोसाइन ऑफ अगर मैं 180 निकालूं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्रीज, तो एफ डी कोसाइन ऑफ 180 इज़ कोसाइन ऑफ 180 इज़ नेगेटिव, सो इट बिकम्स नेगेटिव एफ डी। सॉरी, ये थोड़ा सा रीजन से बाहर आ गया था, मुझे भी ध्यान आया। सो इट बिकम्स negative fd cosine of 180. Next one. अब अगला सवाल है, work is said to be negative when fd अच्छा नहीं सॉरी, ये सवाल हो गया, मैं इसे मार्क कर लूँ। दिस इज एंटी पैरेलल। वर्क नेगेटिव का तब होगा जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होंगे, ठीक है। दिस लास्ट केस वाज फॉर द एंटी पैरेलल काइंड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 8 के अंदर इन्होंने कहा है दैट टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम, देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। इन्होंने काइनेटिक एनर्जीज़ का आपको रेशियो दे दिया है, काइनेटिक एनर्जीज आर इन दिस रेशियो, और टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। सही। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छा इन्होंने कहा हुआ है टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो इन्होंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो मेन जो सवाल है वो ये है, सो देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशियो दिस। अब इसमें से कौन सा रेशियो है जिसके अंदर E1 और E2 लाई कर रहे होंगे? लेट्स फाइंड दिस आउट। इसे फाइंड करने के लिए मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास अगर मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कहूँगा दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², राइट। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या आप इसे एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर मैं दोनों साइड्स को मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं जो है वो एक तरफ मास को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं डिवाइड कर सकता हूँ एंड सो ऑन। So this will become kinetic energy is equals to half times m squared times v squared times 1 upon m। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मास टाइम्स वेलोसिटी क्या होता है? आपको पता है दैट मास टाइम्स वेलोसिटी इज मोमेंटम, ओके। तो मास टाइम्स वेलोसिटी अगर मोमेंटम होता है देन दिस m स्क्वायर v स्क्वायर विल बिकम मोमेंटम स्क्वायर्ड। So this will become kinetic energy is equals to half momentum squared upon m. So kinetic energy is going to be equals to momentum squared upon 2 times m. इस वैल्यू को आगे भी एक क्वेश्चन के अंदर हमने यूज़ करना है, तो अभी फ़िलहाल हम इसे जो है वो ज़रूर अपने जहन में रखेंगे क्योंकि हम आगे भी एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें इसे यूज़ करना होगा। अच्छा, अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है? इन्होंने कहा हुआ है कि उनका रेशो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशो क्या होगा अगर टू बॉडीज़ m1 m2 हैव इक्वल मोमेंटम, अगर दोनों के मोमेंटम्स इक्वल हैं तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज़ का क्या रेशो होगा। सही। अब मुझे क्या करना है, मैं कहूँगा दैट मोमेंटम squared is going to be equals to 2 times mass times kinetic energy, okay। और इसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ दैट अगर मेरे पास कोई दो मासेस हैं, या चलो मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 times m times kinetic energy। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास क्योंकि दो मासेस हैं तो उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज़ होंगी, तो मैं कहता हूँ कि उनके वो जो मासेस हैं वो मासेस m1 और m2 हैं, और उनका जो मोमेंटम है वो इक्वल है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि दो मासेस हैं जिनका मोमेंटम इक्वल है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ है कि उनका मोमेंटम इक्वल है। सो m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम्स। अगर उनके मोमेंटम इक्वल हैं तो मैं कहूँगा कि उनकी जो काइनेटिक जो ये राइट साइड ऑफ इक्वेशन है ये भी इक्वल होनी चाहिए। बट मैं इधर क्योंकि मेरे पास ये दोनों मासेस डिफरेंट हैं, सो m1 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1
is going to be equals to 2 square root of 2 times m2 times kinetic energy 2. ठीक है, मैं इस तरीके से लिख दूंगा. अब दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, मैं दोनों साइड्स के ऊपर जैसे ये स्क्वायर रूट रिमूव कर दूंगा स्क्वायर करके, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 टाइम्स m1 kinetic energy 1 is going to be equals to m2 kinetic energy 2. अब मैं इसके अंदर ये जो 2s थे दोनों साइड्स पे, इन 2s को कैंसिल आउट करूँगा. मेरे पास एट द एंड बच जाएगा दैट m1 kinetic energy 1 is going to be equals to m2 kinetic energy 2. Now अब मैं काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 को आपस में रिलेट कर सकता हूँ, और मैं इस m1 को मैं राइट साइड पर डिवाइड कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी 2 को लेफ्ट साइड पर ले आऊँगा. सो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू m2 अपॉन m1. फिर ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर. इसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन 9 है दैट द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय. अब कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अर्थ के साथ जो है वो उसका एटमॉस्फेयर इज़ अटैच्ड. अब उसका रीज़न जो है वो विंड नहीं होती, विंड इज़ इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. ग्रेविटी, बिल्कुल ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से अर्थ से एटमॉस्फेयर अट्रैक्टेड रहता है, और सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, इवन अर्थ अप्लाइज इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एयर पार्टिकल्स एज वेल. तो क्योंकि हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है, तो ग्रेविटी ही वो चीज़ है जो अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर को रखती है. क्लाउड्स कैन नॉट बी दी ऑप्शन क्योंकि क्लाउड्स आर देमसेल्व्स एटमॉस्फेयर. और द रोटेशन ऑफ अर्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे ग्रैब करके रखे. इनफैक्ट अगर अर्थ के साथ वो रोटेट करते हैं तो उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई होगी, तो हो सकता है इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है दैट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम अर्थ. Next one. If momentum is increased by 20%, then kinetic energy increases by. अगर मोमेंटम को मैं 20% इंक्रीज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा. यही वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें उस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करना है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर्ड अपॉन 2 टाइम्स द मास. अब इन्होंने मुझे कहा है कि काइनेटिक एनर्जी है, जो मोमेंटम है, अगर उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है बाय 20%. सही, 20% इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले अगर वो 100% था, ठीक है, अगर मोमेंटम पहले 100% था, तो अब जो है वो मोमेंटम इंक्रीज़ होके बन गया हुआ है. सो द न्यू मोमेंटम, इसे मैं मोमेंटम डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. सो दिस न्यू मोमेंटम इज़ नाउ 120%. अगर परसेंटेज से मुझे डेसिमल नंबर्स में से कन्वर्ट करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो मेरे पास ये बन जाएगा 1, अगर मैं इसे डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहूँ. और ये जो है मेरे पास ये जो 120 है दिस कैन बी रिटन एज 1.2. ठीक है, 1.2 टाइम्स हो गया अब ऑफ द प्रीवियस टाइम. 20% इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि 1.2 टाइम्स. ओके, 1.2 टाइम्स. अब मुझे इसे यूज़ करना है. यूज़ किस तरीके से करूँगा, मैं कहूँगा दैट ओके काइनेटिक एनर्जी इज़ हैविंग दिस मच ऑफ अ वैल्यू. अब इसके अंदर मैं काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर्ड है. तो मोमेंटम अब क्योंकि मेरे पास 1.2 टाइम्स हो चुका है, 1 टाइम्स नहीं रहा, मैं कहूँगा 1.2 टाइम्स द मोमेंटम स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 2 टाइम्स m. So kinetic energy is going to be equals to 1.2 के ऊपर मैं अलग से स्क्वायर अप्लाई करूँगा यहाँ, और मोमेंटम के ऊपर अलग स्क्वायर अप्लाई होगा डिवाइड बाय 2 टाइम्स m. So kinetic energy will be equals to अब 1.2 स्क्वायर्ड. अब देखते हैं 1.2 स्क्वायर्ड की क्या वैल्यू है. So it is 1.2 squared is actually 1.44. ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली 1.44 टाइम्स मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स द मास. अब ये वैल्यू आने के बाद अब मुझे बस इस नई वाली काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि एक डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी थी जो मैंने अभी फाइंड की है, वो नए मोमेंटम के लिए थी. सो
इस मोमेंटम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 1.44 टाइम्स द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी. सो दिस न्यू काइनेटिक एनर्जी is 1.44 times the previous kinetic energy. अच्छा, जैसे मेरे पास 1.2 टाइम्स 120% को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसी तरीके से 1.44 टाइम्स इधर ये जो क्वांटिटी है ये टाइम्स के अंदर है, तो अगर ये 1.44 टाइम्स है देन दिस 1.44 टाइम्स मस्ट रिप्रेजेंट 144%. इसका मतलब ये है कि जैसे इधर 20% का इंक्रीमेंट था, 100% में 20 ऐड हुआ था, उसी तरीके से 100 में इधर 44% ऐड हुआ है. तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि 44% इंक्रीमेंट है. नेक्स्ट वन, if the kinetic energy of the body becomes 4 times of the initial value then the new momentum will be so kinetic energy अगर 4 times of the initial value हो जाए तो उसके मोमेंटम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करने वाली ये जो इक्वेशन है मैं इसे दोबारा एक डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा. सो दिस वाज फॉर क्वेश्चन 10, दिस वाज वर्किंग फॉर क्वेश्चन 10. अब क्वेश्चन 11 के लिए वर्किंग करते हैं. तो इन्होंने मुझे कहा है दैट काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 4 टाइम्स हो रही है, तो मैं ऐसी इक्वेशन को जो मैंने यहाँ पर लिखी थी काइनेटिक एनर्जी की, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर्ड अपॉन 2m. इसे मैं बस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख दूंगा. सो मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. ये किस तरीके से हुआ अगर देखना है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन 7-8 वगैरह देख लें, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा. अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, दैट मोमेंटम इज़ हैविंग दिस मच क्वांटिटी, तो मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो मोमेंटम की नई वैल्यू होगी मेरे पास, इट वुड बी रिलेट टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि 4 टाइम्स हो गया तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम 1 और मोमेंटम 2 की रिलेशन मुझे फाइंड करनी है. सो द न्यू मोमेंटम मैं इसे पी डैश से डिनोट कर देता हूँ. सो द न्यू मोमेंटम इज़ बेस्ड अपॉन 4 टाइम्स द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी. तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिख दूँगा. सो 2m टाइम्स 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. ओके, स्क्वायर रूट जब भी हम जब भी हम रूट अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो रूट हमारे पास इन सब क्वांटिटीज़ के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो सकता है. तो मैं कह सकता हूँ दैट 4 के ऊपर जब ये रूट अप्लाई होगा दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय द रूट अप्लाइड ऑन 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. सो मोमेंटम, द न्यू मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स द प्रीवियस मोमेंटम. Okay, so this is the new momentum and new momentum is equals to 2 times the previous momentum. जो पुराना momentum था वो p से simple p से denote हो रहा था, and that was square root of 2 times mke. so ये square root of 2 times mke है, तो मैं इसे momentum कह दूँगा जो पुराना वाला momentum है. so the new momentum is twice the old momentum. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास the ratio of their masses, नहीं एक मिनट, sorry क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर निकल गया, ये रहा. सो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू देन द मोमेंटम विल बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू ही सही आंसर है इस क्वेश्चन का. सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर. 12th क्वेश्चन, two bodies with kinetic energies in the ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. अब दो बॉडीज़ हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशो इन्होंने हमें दिया हुआ है और वो आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम. द रेशो ऑफ देयर मासेस. अब मुझे इनके मासेस को जो है वो फाइंड करना है कि मासेस का रेशो कितना होगा. ओके, अगेन वही सेम इक्वेशन, एक ही इक्वेशन को बार बार इन्होंने यूज़ करवाया है, तो मैं इधर दोबारा उस इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ. So kinetic energy, this is for question 12. So kinetic energy is equals to momentum squared upon 2 times the mass. ठीक है,
अब ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. अब अगर काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दूंगा तो मास हाफ हो जाएगा. ठीक है, यही बेसिक थ्योरी है इसकी. अब इन्होंने मुझे कहा है दैट काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर मैं इनके रेशियोज लिखना चाहूँ तो मेरे पास, अगर मेरे पास लेट से कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जीज हैं, तो उनका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा. काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी इक्वल्स टू मास 2 अपॉन मास 1. ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 1 मास 1 से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और ये मास 2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी 2. तो इन्वर्स रिलेशन शो हो रही है. अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जीज के जो रेशो है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी हैव अ रेशो ऑफ 4:1, तो अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का रेशो ये गिवन है, जैसे क्वेश्चन में 4:1 अगर इतना होता है, तो फिर क्या होगा? सो दैट वुड बी 4/1 इज़ गोइंग टू बी द रेशो फॉर मास 2 अपॉन मास 1. मैंने काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह पे उसका रेशो लिख दिया 4, और काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह पे उसका रेशो 1 लिख दिया. तो मेरे पास जो मास 2 और मास 1 है, इनकी रिलेशन किसके साथ आई? मास 2 इज़ 4 एंड मास 1 इज़ 1. तो मेरे पास जो मास 1 इज़ टू मास 2 का रेशो होगा, ठीक है, सो m1 रेशो m2 इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1:4. तो मेरे पास इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया, दैट इज़ गोइंग टू बी 1:4. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kilograms meters per second. अब एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो मूव कर रही है विद सम मोमेंटम 10 kilograms meters per second. A force of 2 newtons acts on it in the direction of momentum of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is how much? सही. अगेन मैं वही इक्वेशन यूज़ करूँगा. ठीक है, तो मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर्ड अपॉन 2 टाइम्स द मास. इन्होंने मुझे कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम स्क्वायर्ड, वेट, अभी मेरे पास जो मोमेंटम है दैट इज़ 10 kilograms meters per second squared. तो मेरे पास 10 kilograms meters per second squared, ये मेरे पास मोमेंटम है. मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द मास, 2 टाइम्स 5 kg. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, एंड दिस बिकम्स 100 डिवाइड बाय 10 विच इज़ गोइंग टू बी 10 जूल्स. तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब मुझे इसके थ्रू कुछ और वर्किंग करनी है. मैं कहूँगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, तो लेट से अगर उसे एक्सेलरेट किया गया है फॉर 10 सेकेंड्स, और 0.2 न्यूटन्स की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की गई है, तो मैं कह सकता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी is going to be equals to, the final kinetic energy is going to be equals to Ke dash is going to be equals to the new momentum divided by 2 times the mass. जो नया मोमेंटम होगा, अगर 10 सेकेंड्स के लिए 0.2 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन 5 kg ऑफ मास, सो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ इधर यूज़ करूँ, देन दैट लॉ इज़ F इज़ इक्वल्स टू ma. ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत और मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी, दैट वुड बी डन समवेयर ऑन द साइड. तो मैं इधर इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी शो कर देता हूँ. सो F इज़ इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास मेरे पास 5 kg है, ठीक है, और जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन्स की है. सो एक्सेलरेशन इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.2 divided by 5 kg, which is going to be 0.2 divided by 5 is how much? Let me use the calculator.
0.2 divided by 5 is 0.04. तो मैं 0.04 इधर रख दूंगा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड 0.04 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड का इंक्रीमेंट हो रहा है स्पीड के अंदर. तो अगर 10 सेकेंड्स तक ये इंक्रीमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मैं इसे मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूंगा. जब मैं इसे मल्टीप्लाइड बाय 10 करूंगा 0.04 को, तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस विल बिकम टाइम्स 10 इज गोइंग टू बी 0.4. तो मेरे पास आ गया 0.4. तो इतना इंक्रीमेंट है इन द स्पीड. अगर मेरे पास स्पीड के अंदर इतना इंक्रीमेंट होगा तो मेरे पास जो मोमेंटम है वो भी इसी तरीके से इंक्रीज़ होगा. यहाँ एक मिनट. द न्यू मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर्ड अपॉन 2 times 5, which is going to be equals to 144 upon 10, and that is going to be equals to 14.4. बेसिकली जो मेरे पास मोमेंटम है इस पार्टिकल का, दैट इज़ द मास टाइम्स द न्यू वेलोसिटी. जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो चुकी हुई है बाय 0.4 इन 10 सेकेंड्स. तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी उसी के हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज़ 2. तो यानी अगर मैं इसका मोमेंटम निकालना चाहूँ, ये नहीं मेरे पास वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट है. ओके, दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी. तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आएगा, द चेंज इन मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी मास टाइम्स द चेंज इन वेलोसिटी, एंड द चेंज इन मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू मास विच इज़ 0.5 kg अगर मैं इसे यूज़ करता, times the change in velocity, which is 0.4 kg, 0.4 meters per second. Okay, so the change in momentum is going to be equals to अच्छा ये 5 kg था या 0.5 kg? This was 5 kg, sorry. इसे मैं 5 kg कर देता हूँ. So 5 kg times this value, which is going to be 2 kilograms meters per second squared. ओके, तो ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है, यानी मोमेंटम मेरे पास इंक्रीज़ हो गया बाय 2. पुराना मोमेंटम 10 था, अब मोमेंटम 12 है. सो 12 डिवाइड बाय 2 times 5 इज़ गिविंग मी दिस वैल्यू 14.4 फॉर द न्यू काइनेटिक एनर्जी. सो दिस मच जूल्स इज़ द न्यू काइनेटिक एनर्जी. तो मेरे पास जो इंक्रीमेंट आया है वो कितना आया है, 14.4 minus 10 joules, which is going to be equals to 4.4 joules. तो ये मेरे पास इंक्रीमेंट है in the kinetic energy. If force and displacement of a particle in the direction of the force are doubled, work would be doubled or 4 times or half or 1/4 time. So force and displacement of particle, अगर मैं force और displacement दोनों को डबल कर देता हूँ तो मेरे पास लेट से अगर मेरे पास ओरिजिनली जो वर्क डन था, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू force times displacement. अगर मैं force को भी डबल कर देता हूँ, सो 2 times force and 2 times displacement, तो मेरे पास जो वर्क डन होगा, जो नया वर्क डन होगा, दैट विल बी 4 times. So this will be 2 times 2, which is going to be 4. So 4 times F times D. तो मेरे पास जो वर्क डन होगा वो भी 4 times हो जाएगा. This was the solution for last question 14 of the MCQ.